Assalamu alaikum guys. Today our topic of discussion is voluntary bargaining in a small group, the Case theorem. Case theorem हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें कुछ यूज़ होती हैं टर्म्स, तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पब्लिक गुड डिस्कस करेंगे। पब्लिक गुड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सबके लिए यकसा अवेलेबल हो। मतलब ना, जैसे एक स्ट्रीट लाइट है, वो सब लोग इस्तेमाल, स्ट्रीट लाइट में की रोशनी सब लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई किसी को ये नहीं कह सकता भी आप इस लाइट की रोशनी इस्तेमाल ना करो। कोई बल्ब लगा हुआ है गली में तो कोई नहीं किसी को कह सकता कि आप इसकी रोशनी ना इस्तेमाल करो। या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बंदा अगर उसकी रोशनी इस्तेमाल कर रहा है तो वो दूसरे बंदे के लिए वो रोशनी कम हो गई है। उस लाइट की, बल्ब की रोशनी एक जैसी ही रहेगी। तो हमने इसमें क्या डिस्कस करना है? पब्लिक गुड्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि केस थ्योरम कहता क्या। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर रोनाल्ड, केस थ्योरम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज दैट एफिशिएंट रिजल्ट कैन बी अटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वॉलंटेरियन बार्गेनिंग प्रोवाइडेड देयर इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। अब वो ये कह रहा है कि जो रोनाल्ड है ना, उसने ये थ्योरम दिया है कि अगर एक्सटर्नैलिटीज़ प्रेजेंट हो किसी जगह, एक्सटर्नैलिटीज़ वो होती हैं जो कि मतलब ना, कोई काम हम कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट में जो उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। जैसे अगर कोई, मतलब अगर कोई हम लोग ईंटें बना रहे हैं, ईंटों की प्रोडक्शन हो रही है, तो उसमें से क्या होगा, जो ईंटें बनाने वाली जगह है या जो हम उसको कहते हैं, उसमें ईंटें बनाने की वजह से जो है धुआं खारिज होता है। तो जब वहाँ से जो धुआं खारिज होगा वो क्या कर रहा है, वो एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहा है। क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहा है तो ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। अब इन एक्सटर्नैलिटीज़ जो होती हैं ना, वो दो तरह की होती हैं। एक पॉजिटिव होती हैं और एक नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव ये होती हैं कि मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि अगर धुआं खारिज हो रहा है तो ईंटें बनाने की वजह से, जो ईंटें पकाने की वजह से जो धुआं खारिज होता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है, एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है। तो वो सफ़र कर रहे हैं इर्द गिर्द के लोग ना, मतलब क्या कहेंगे हम, हवा गंदी हो रही है, उससे उनकी सेहत पे ना बैड इम्प्रेशंस इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। इसी तरह अगर हम देखें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के लिए, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ये, अच्छा जो हम बात कर रहे थे कि अगर वही एक भट्टा चल रहा है ईंटें बनाना, तो वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, लेबर हायर करेंगे। तो लेबर हायर करने की सूरत में वहाँ पे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी। तो ये हमारे पास ये कह सकते हैं कि एक बंदे ने प्रोडक्शन के लिए एक इंडस्ट्री शुरू की, उससे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। और जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। प्रोडक्शन, प्रॉफिट और सेल परचेज़ के अलावा जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ना, वो वाले। अच्छा, अब हम आते हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम, वो ये अगेन मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ कि उसने कहा है कि जो रोनाल्ड है ना, सॉरी, उसने ये कहा है कि जो प्रेजेंस है ना एक्सटर्नैलिटीज़ की सूरत में भी जो है वो एफिशिएंट रिज़ल्ट निकाले जा सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? बार्गेनिंग से। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इन दिस रिस्पेक्ट ही गिव द एग्जांपल ऑफ रेंचर एंड अ फार्मर, देयर लैंड्स आर कनेक्टेड टू। अब वो कह रहा है कि रेंचर है और एक फार्मर है। एक जो रेंचर होते हैं ना, वो कैटल्स जो हैं उनको पालते हैं, उनसे अपना जो है वो अर्निंग हासिल करते हैं। और जो फार्मर है वो ऑब्वियसली फार्मर अपनी ज़मीन बोता है, उसमें से जो गंदम या जो भी फसल निकल रही होती है उसको बेच के तो वो अपना जो है वो अर्निंग करता है। अब वो कह रहा है कि ये दोनों हैं, इनकी जगह जो है ना वो कनेक्टेड है, एक मतलब ना इकट्ठी जगह पे इन दोनों के काम है। तो वो क्या अपेरेंटली, अब वो यहाँ कह रहा था कैटल ऑफ रेंचर सो ऑफन एंटर द लैंड्स ऑफ द फार्मर एंड स्पॉइल द क्रॉप्स। अब वो कह रहा है कि जो कैटल है ना, जो रेंचर पाल रहा है, रेंचर जो है वो कैटल्स पाल रहा है और फार्मर जो है वो ज़मीन में बीज बो के फसल बना रहा है। अब उसकी फार्मर की फसल बन गई है और रेंचर की जो कैटल थी ना वो उसकी फसल में आ गई और उसने उसकी सारी फसल स्पॉइल कर दी, ख़राब कर दी। दस द कैटल ऑफ रेंचर गेव राइज टू द एक्सटर्नल कॉस्ट। अब उसको बेचारे को मज़ीद, अब जितनी उसकी फसल उसने ख़राब कर दी वो तो उसकी जो है वो अर्निंग निकल गई ना, अर्निंग निकल गई, इट्स मीन्स कि उसका प्रॉफिट निकल गया, ये उसको लॉस में चला गया। अपेरेंटली सच कॉस्ट मे बी
टू हायर, ये बहुत ज़्यादा होती है, वो सारी भी फसल ख़राब कर देता। तो वो बहुत हाई कॉस्ट थी, उसको उसकी सारी जो लगी हुई कॉस्ट थी उसकी सारा कुछ ही ख़त्म हो गया। तो उस अर्निंग नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब बट द अकॉर्डिंग टू द केस इफ रेंचर एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस फेस्ड बाय द स्मॉल फार्मर एंड प्रिपेयर टू compensate him with some money and the losses due to cattle will not be present in external cost। अब वो ये कह रहा है कि जो हम ये जो रेंचर जिसने कैटल्स रखी हुई थी, अब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मेरी कैटल इसमें एंटर हो गई है, उसने ये सारी फसल आपकी ख़राब कर दी, तो मैं आपको ना कंपनसेट करता हूँ, मैं आपको उतनी फसल के पैसे दे देता हूँ जितने उसने ख़राब कर दिए, या सारी फसल के पैसे दे देता हूँ अगर वो बहुत हाई लेवल पे प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस तरह से जो है ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हुई, उन्होंने आपस में बैठ के बातचीत की, निगोशिएट किया, तो मसला जो है वो सोल्व हो गया। द कंपनसेटरी पेमेंट मेड बाय बिग फार्मर विल बिकम हिज डायरेक्ट कॉस्ट विच विल हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ हिज आउटपुट। अब जो फार्मर को बहुत ज़्यादा रकम मिल गई है, वो उसको आउटपुट डिटर्मिन करने के लिए उसके हेल्पफुल होगा कि जितने उसका आउटपुट आना वो उतने उससे पैसे लेगा ना जितना उसका आउटपुट बन रहा था उस फसल का। मतलब उस फसल से वो 10 टन थी हम कह लें, तो 10 टन में वो उतनी 10 टन की गंदम हम एक्सपोज कर लेते हैं कि वो गंदम थी और वो 10 टन पैदा हुई या 5 टन पैदा हुई, तो वो उतने के पैसे ना फार्मर से, रेंचर से ले लेगा फार्मर। तो वो उसका आउटपुट कितना उसका आउटपुट था वो उस हिसाब से उससे पैसे लेगा जितनी उसकी फसल ख़राब हुई है। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं केस फर्दर से एज इफ़ द रेंचर डज नॉट एडमिट हिज मिस्टेक इवन देन द एफिशिएंट सोल्यूशन कैन बी फाउंड आउट विदाउट गवर्नमेंट इन्वेंशन। पहले क्या हुआ था, फार्मर की जो फसल थी ना वो कैटल ने ख़राब कर दी, तो रेंचर उसको मैं कहता है मैं आपको पैसे दे दूँगा। फार्मर ने कहा कि मेरी इतनी फसल थी, आप मुझे इस हिसाब से पैसे दे दें। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहीं पे गवर्नमेंट नहीं आई, या कहीं पे उन्होंने जाके एक दूसरे को क्या करेंगे, हम उनको कोर्ट में नहीं लेके गए या मुकदमा नहीं किया कि इसने मेरी फसल ख़राब कर दी, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने आपस में बैठ के निगोशिएट किया और काम जो है वो उन दोनों के लॉसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब वो के नेक्स्ट जो इस केस थ्योरम में वो ये कह रहा है कि अगर रेंचर जो है वो एडमिट नहीं करता कि उसकी जो कैटल है उसने उसकी फसल ख़राब की है, वो कहता है कि इसमें किसी का कसूर, जानवर तो चले ही जाते हैं फसलों में, तो इसमें मैं तो नहीं आपको पे करूँगा, ऐसे कहता है। तो फिर भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन हम ना एफिशिएंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब कि हम फिर भी वो एक दूसरे पे मुकदमा ना करे, जो फार्मर है फार्मर ही करेगा, रेंचर पे वो मुकदमा ना करे, तो गवर्नमेंट उनको अदालतों में ना लेके जाए, तो फिर भी जो है ना वो एफिशिएंट सोल्यूशन निकल सकता है। अब वो कैसे, ऐसे एज द स्मॉल फार्मर कैन निगोशिएट विद द बिग फार्मर ओवर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कैटल which destroy the crops of small farmer. He may offer some payments to the rancher in such situation when the production of small farmer does not decline, his profit will not fall. अब वो ये कह रहा है कि जो स्मॉल फार्मर है उसकी थोड़ी फसल थी, तो वो जाकर ना एक बड़े फार्मर को कहता है कि मेरे साथ ना एक रेंचर है, उसने कैटल्स रखी हुई हैं, कैटल आके ना जो है मेरी क्रॉप जो है ना वो ख़राब कर देती है, तो आप उसको कहें कि वो अपने कैटल्स कम कर ले। कैटल्स कम करने का कहेगा, और वो ये कहेगा कि अब जो मतलब फार्मर है ना, जो बिग फार्मर है, जो ज़्यादा स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो जितनी कैटल, जैसे उसने अगर 10 रखी हुई हैं या 50 रखी हुई हैं, वो कह रहा है कि उसमें से 10 कम कर दो, तो आप वो ना 10 की पेमेंट उसको दे दे। वैसे ये कितनी ना मतलब अनरियलिस्टिक सी बात है कि 2 बंदों को सही करने के लिए कोई तीसरा बंदा आकर निगोशिएट कर रहा है और वो खुद से पैसे लगा रहा है। ये थ्योरम मुझे इतना कोई ऑथेंटिक नहीं लगा कि ये एप्लीकेबल है इन रियल लाइफ, कि हम ना इसको मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लाई कर सकते हैं कि हम जाके किसी से कहें भाई एक बंदा हमारा नुकसान कर रहा है और मैं किसी तीसरे बंदे से जाकर कहूँ कि आप इसको पे कर दें कि ये मेरा नुकसान ना करे। ऐसा भला पॉसिबल है? अच्छा, पर हम देखते हैं कि उसने कहा, वो जो बिग फार्मर होगा ना, जो ज़्यादा सेल पे प्रोडक्शन कर रहा है, वो क्या करेगा, वो रेंचर को ना उतने कैटल्स के पैसे दे देगा कि आप इतनी कैटल्स कम रखो, क्योंकि इससे फार्मर की जो है ना वो फसल ख़राब हो रही है, तो वो कम कर देगा हैं। तो इससे क्या होगा, जो रेंचर है ना उसको लॉस नहीं होगा। इसी तरह जिसकी फसल ख़राब होगी, अब वो उसकी फसल आइंदा ख़राब नहीं होगी, तो उसको पूरा जो है अपना प्रॉफिट हासिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द केस थ्योरम।
अनरियलिस्टिक सा ये मुझे थ्योरम लगा है वैसे। इन सच सिचुएशन व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल फार्मर डज नॉट डिक्लाइन हिज प्रॉफिट विल नो, वही जो यही कह रहा है कि इस सिचुएशन में जब वो उसको कैटर का पे काट देगा तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो ख़त्म नहीं हो, ख़राब कम नहीं होगी, तो उसका प्रॉफिट भी कम। अकॉर्डिंग टू ड्यू टू वॉलंटरी बार्गेन नॉट ओनली द एफिशिएंट रिजल्ट कैन बी अटेन्ड बट इट आल्सो लीड्स टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन एक्सटर्नैलिटीज़ एंड प्रॉपर्टी राइट्स। अब वो ये कह रहा है कि ना सिर्फ से एफिशिएंट रिजल्ट, पता नहीं कौन सा एफिशिएंट उसने रिजल्ट निकाला है, एफिशिएंट रिजल्ट निकल रहा है, क्रिएट अ लिंक बिटवीन एक्सटर्नैलिटीज़ एंड प्रॉपर्टी राइट और एक्सटर्नैलिटीज़ में लिंक बन जाएगा। देयरफॉर इफ़ द इशू बिटवीन पार्टीज विल बी सॉल्व ऑटोमेटिकली थ्रू निगोशिएशन। इसी तरह इफ़ द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी आर क्लियरली मैंशन एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड एनी इशू बिटवीन पार्टीज विल बी सॉल्व ऑटोमेटिकली थ्रू द निगोशिएशन। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी राइट्स ये होते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स ये होते हैं कि मतलब एक बंदे की प्रॉपर्टी है ना, तो वो किसी को चाहे तो, जैसे मैंने पहले बहुत शुरू में एग्जांपल दी थी कि एक स्ट्रीट लाइट है, अगर एक गली में बल्ब लगा हुआ है तो उसकी रोशनी हर बंदा ही हासिल कर सकता है, कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि भैया आप इसकी रोशनी में खड़े ना हो। लेकिन अगर किसी बंदे ने खुद से बाहर अपने घर के बाहर एक बल्ब लगा लिया, हम लेट्स सपोज करते हैं, तो और वो अपनी प्रॉपर्टी तक उसकी रोशनी जा रही है, तो वो दूसरे बंदे को एक्सक्लूड कर सकता है कि भाई आपने इस जगह पे नहीं है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो इस सेंस से प्रॉपर्टी राइट्स ये होते हैं कि अगर वो क्लियरली डिफाइन हो कि ये इतनी चीज़ इसकी है, इतनी चीज़ इसकी है, तो वो जो है वो नेगोशिएशन के ज़रिए ना जो है एफिशिएंट सोल्यूशन, पता नहीं कौन सा वैसे निकल सकता है इन्होंने ये कहा, दिस कंक्लूडेड दैट इफ़ द नेगोशिएशन आर फोर इन नंबर ऑफ द एफिशिएंट सोल्यूशन कैन बी टेंड थ्रू बार्गेनिंग एज टोल्ड बाय केस, बट इफ़ द फैक्ट्री प्रोड्यूस सम एसिड्स एंड पोल्यूट्स द होल एटमोसफेयर इट विल मेक डिफिकल्ट टू ब्रीथ ऑन द पार्ट ऑफ द थाउजेंड ऑफ पीपल। इन सच सिचुएशन इट इज़ डिफिकल्ट टू निगोशिएट बिटवीन द फैक्ट्रीज एंड द दोज हु आर अफेक्टेड। अब वो ये कह रहा है कि अगर तो ये स्मॉल फार्मर की बात हो रही थी, अब हैं तो वो ये हमने नेगोशिएशन के ज़रिए क्या है वो एफिशिएंट सोल्यूशन निकाल लिया। तो अगर फिर भी अगर कोई जो है वो एसिड प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री है जो वो एसिड प्रोड्यूस कर रही है, तो पोल्यूट कर रही है हवा को, तो उससे कितने लोग हवा में, तो कितने लोग सांस ले रहे हैं, तो उनके तो जो उन पे उनकी सेहत पे जो बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है हवा में एसिड इंक्लूड होने की वजह से, वो तो नहीं ना निगोशिएट किया जा सकता। और इतने बड़े पैमाने पे कौन सा एक बंदा या 10 बंदे या 20 बंदे इफेक्ट, मिलियंस ऑफ पीपल इफेक्ट होंगे उसकी वजह से जो हवा ख़राब होगी, तो इतने लोगों को आप कंपनसेट नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि ये स्मॉल ग्रुप का काम है, केस थ्योरम जो है ना वो स्मॉल ग्रुप पे अप्लाई होता है। वैसे जो इसका थ्योरम मैंने पढ़ा है ना, उसकी कोई रियलिस्टिक अप्रोच तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रही। चलें फिर भी हम डिस्कस करते हैं। दिस कंक्लूड दैट इफ़ द नेगोशिएशन ऑफ नंबर, यही बात की अगर छोटी होगी एज आर रिजल्ट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द एफिशिएंट सोल्यूशन, तो एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मिलियन ऑफ पीपल जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, दिस मीन्स दैट इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ग्रुप की सूरत में द मार्केट में फेस फेलियर, तो ये मार्केट जो है वो फेलियर फेस कर सकती है। फॉर द इशूज़ एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग जो मेन जो आपसे मैं डायग्राम डिस्कस करने वाली हूँ वो पढ़ते हैं। नाउ वी शो द सिचुएशन ऑफ स्मॉल ग्रुप, किस पे हम इसको अप्लाई करके डायग्राम बना रहे हैं, स्मॉल ग्रुप पे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। हेल्प ऑफ डायग्राम, इफ़ द फिगर 4 इट हैज़ टोल्ड दैट द टू कंज्यूमर्स अवेल द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड, एक पब्लिक गुड है जो मैंने आपको बहुत शुरू में बताया है। पब्लिक गुड क्या होती है? इन दिस रिस्पेक्ट द पेमेंट कैन बी मेड इधर बाय ए और बी, दो जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं, ख़रीदार हैं, ये एक है ए और एक बी, या तो ए ख़रीदेगा या फिर क्या करेगा, बी ख़रीदेगा। अब कैसे एफिशिएंट सोल्यूशन निकलता है वो भी हम डिस्कस कर लें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको ये सारी डायग्राम समझाती हूँ, उसके बाद हम ये सारी किताबी बातें डिस्कस करेंगे। पहले ये है हमारे पास जो है ना, मैंने पहले आपसे कहा है कि दो कंज्यूमर है हमारे पास, ए और बी, या तो ए ख़रीद रहा है या बी ख़रीद रहा है। अगर वो दोनों इकट्ठे पब्लिक गुड है तो वो देखते हैं कि वो दोनों इकट्ठे ख़रीदेंगे तो क्या इफेक्ट आता है, लहदा ए ख़रीदेगा तो, अगर वो बार्गिन करके ख़रीदेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। अब ये हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। ये जो है डिमांड शो कर रहा है, डी ए डिमांड शो कर रहा है कंज्यूमर ए की, और डी बी डिमांड शो कर रहा है कंज्यूमर बी की। ये डिमांड कर्व्स हैं, यहाँ तक सही हो गया। अब ये डी और बी को अगर हम इसका समीशन है जो वो सोशली रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों की डिमांड को, ये जो डी ए प्लस डी बी जो है वो
दोनों की डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सप्लाई जो है ना वो हमारे पास ये है SS कर्व, गुड की ये प्राइस है, यहाँ पे हम प्राइस ले रहे हैं और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी। तो ये हमारे पास जो SS कर्व है ना, ये सप्लाई है, इतनी ही सप्लाई हो रही है, सप्लाई फिक्स है, मतलब आप 10 रुपए की चीज़ खरीदेंगे तो भी आपको 50 उतनी ही सप्लाई मिलेगी। मतलब हमारे पास वैसे सप्लाई का ऐसे होता है ना खत, जैसे ये है, ये भी सप्लाई का खाता है, लेकिन मैं आपको इसको बाद में इसको ना करती हूँ एक्सप्लेन। ये वाला जो है ना कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। 10 अगर मुझे पता चलेगा कि मेरी 10 चीज़ें बिक रही हैं उसकी तो मैं उसकी जो प्राइस उसकी बढ़ गई है, जैसे सोने की प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ा देंगे कि ज़्यादा लोग ख़रीदें। या आम कोई हम चीज़ ले लें, जैसे कोई मतलब बहुत लोअर लेवल पे हम लोग चीज़ ले लें, दालें ले लें, गंदम ले लें, अगर उनकी प्राइस जो है वो बढ़ रही होंगी तो जो लोगों ने ज़ख़ीरा किया होगा वो निकाल देंगे कि प्राइसेस बढ़ रही है तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो। लेकिन यहाँ पे जो है वो प्राइस फ़िक्स है, मतलब सॉरी सप्लाई फ़िक्स है। प्राइस अगर बढ़ेगी भी, अगर 10 रुपए की चीज़ है वो 20 की भी हो जाएगी तो भी वो उतनी ही मार्केट में अवेलेबल होगी, उतनी ही मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास DA का कंज्यूमर का था कर्व और ये डिमांड का B का था, और ये सोशली दोनों की डिमांड अगर हम इकट्ठी कर लें वो है, और ये सप्लाई का। तो जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी डिटर्मन हो जाती है। तो QE हमारे पास क्या होगी, क्वांटिटी डिटर्मन होगी। अच्छा, ये दोनों के साथ अगर दोनों कंज्यूमर्स खरीदें, अब क्या हुआ है, कंज्यूमर्स जो है, जो कंज्यूमर A है ना, वो अगर अगर तो दोनों कंज्यूमर खरीदें फिर तो हमारे पास N क्वांटिटी है, N हो गई मतलब N जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ तक क्वांटिटी डिटर्मन होगी। लेकिन अगर वो लैदा ख़रीदते हैं, अगर D भी अपनी लैदा ख़रीदता है तो उसकी क्वांटिटी D भी ये होगी, सॉरी Q भी ये होगी। और अगर कंज्यूमर डिमांड कर्व A जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ कंज्यूमर A की क्वांटिटी डिटर्मन हो जाएगी। अब इसमें इफेक्ट क्या, अब इसका ये तो मैंने आपको बात बता दी कि यहाँ तक ये है। अब जो हमने इसमें पढ़ना है वो ये है कि अगर जो है, नाउ वी एक्सप्लेन इट विद अनदर मेथड एज कंज्यूमर B expresses his offer with the help of DB curve. If it subtracted from SS curve we get the OBE curve. This curve now represents the supply curve whose quantities are available to consumer A. This curve intersects DA curve at the point F. अब वो ये कह रहा है कि अगर जो है वो B है, DB, अ कंज्यूमर B एक्सप्रेस इज ऑफर विद द हेल्प ऑफ DB कर्व, ये उसका DB कर्व है ना, ये वाला है। तो ये DB जो उसका कर्व है वो ये वाला, यहाँ पे ये कर्व है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर, अगर वो ऑफ़र करे कि वो इतनी क्वांटिटी ख़रीद लेगा, मतलब यहाँ तक जो क्वांटिटी है ना वो किसने ख़रीद ली, कंज्यूमर B ने, और पीछे ये जो क्वांटिटी बची ना इस पे जो है वो सप्लाई कर्व जो है वो इतनी सप्लाई जो है ना वो अब बची है कंज्यूमर A के लिए। पहले क्या थी, सप्लाई जो थी वो फिक्स थी, जितनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी ख़रीद ले। लेकिन जो कंज्यूमर B था ना उसने बोला कि चलो मैं क्वांटिटी B तक ना, जहाँ तक उसकी डिमांड है, कंज्यूमर B की जहाँ तक डिमांड है ना, उसने कहा, तो कंज्यूमर B ने कहा कि मैं ना QB तक, उसकी डिमांड इतनी थी ना कि कंज्यूमर B की, तो उसने कहा कि मैं यहाँ तक जहाँ उसकी सप्लाई इंटरसेक्ट होगी ना, मैं यहाँ तक ना आपसे वो सारी क्वांटिटी जो है ना वो ख़रीद लेता हूँ। पीछे ये जो सप्लाई का, ये सप्लाई कर्व है अब कंज्यूमर A के लिए। क्यों कंज्यूमर, मतलब 50 चीज़ें थी, यहाँ तक 25 चीज़ें जो हैं कंज्यूमर B ने ख़रीद ली। अब पीछे 25 चीज़ें बच गई, वो उन 25 चीज़ों, अब वो 25 चीज़ें कंज्यूमर A ख़रीद सकता है, लेकिन वो कंज्यूमर B भी ख़रीद सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता अब कंज्यूमर B ने 25 ख़रीद ली तो बाकी 25 वो नहीं ख़रीदेगा, वो उनमें से भी ख़रीद सकता है। तो इसलिए ये वाला जो सप्लाई कर्व है ना ये प्राइस से इफेक्ट हो रहा है। तो उसने कितनी छोड़ी हैं कंज्यूमर A के लिए, यहाँ तक उसने ख़रीद ली, बाकी ये जो कंज्यूमर का डिमांड कंज्यूमर A का सप्लाई कर्व आ गया, उसके लिए इतनी चीज़ें बची हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया अवेलेबल टू द कंज्यूमर, दिस कर्व इंटरसेक्ट DA
कर्व एट द पॉइंट एफ। यहाँ ये डी ए को कहाँ पे, ये डिमांड कर्व है, तो ये कंज्यूमर ए का, सॉरी ये वाला जो है ना ये कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व है, तो ये जो उसका सप्लाई कर्व है जो बाद में उसके लिए सप्लाई बची, यहाँ तक तो कंज्यूमर बी ने ख़रीद ली ना, ये कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व था, तो यहाँ तक उसने क्या किया, क्वांटिटी ख़रीद ली, जहाँ प्राइस पे सप्लाई पे इंटरसेक्ट हुआ उसने वहाँ तक क्या किया, उतनी क्वांटिटी ख़रीद ली। तो जो हमारे पास पीछे बची क्वांटिटी, तो यहाँ तक जो है ना वो कंज्यूमर, हम पहले दो बातें करेंगे कि पहले ये सप्लाई थी, ये हमारे पास डिमांड थी, चलो ये यहाँ तक दोनों वो ख़रीद सकते हैं, उन्होंने ख़रीद ली। अब हमारे पास कंज्यूमर बी की थी ना जो, वो यहाँ पे डिमांड इंटरसेक्ट हो रही है, उसने इतनी क्वांटिटी उसने ख़रीद ली, ये बाकी बच गई कंज्यूमर ए के लिए सप्लाई। तो जहाँ पे कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व इसको इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ तक जो है वो कंज्यूमर ए इतनी क्वांटिटी ख़रीद सकता है उसकी डिमांड के हिसाब से। इतनी क्वांटिटी अब किसने की ख़रीद ली, कंज्यूमर ए ने ख़रीद ली। ना द कंज्यूमर विल परचेज द क्यू ई क्वांटिटी वाइल द प्राइस वी क्यू ई एफ, हेयर द कंज्यूमर बी इज़ मेकिंग पेमेंट ऑफ क्यू ई जी। कंज्यूमर बी कितनी पेमेंट में बना रहा है, क्यू ई और बी, इतनी पेमेंट उसको मिल रही है। तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर ए ने जो है, बी ने है वो इतनी क्वांटिटी ख़रीद ली है, जहाँ तक उसका ये बाकी बच गया कंज्यूमर ए के लिए। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो कंज्यूमर ए भी अपनाएगा। अब वो अपनी मर्ज़ी से देखेगा। देखें अगर कंज्यूमर इतनी उसने ख़रीद ली, इतना उसको बेनिफिट हो रहा है, तो इतनी जो है इतना क्वांटिटी का उसको बेनिफिट हो रहा है। अब वो ये कह रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस वी गेट एन एफिशिएंट सोल्यूशन, इससे हमें एफिशिएंट सोल्यूशन तो मिल गया, बट देयर आर रिड्यूस चांसेस दैट अवर बोथ कंज्यूमर फॉलो दिस अप्रोच। एवरी कंज्यूमर will think the impact of his strategy on the other consumer and devise his own strategy. They may engage in the bargaining rather than the bargaining changes corresponding to their demand curve. But how such bargaining will take place? We look at B's position. Had there been not A, B would have place. तो ये वो कह रहा है कि हम बी की पोजीशन देखें तो वहाँ पे कोई भी ए की डिमांड नहीं है, मतलब ए, ये कंज्यूमर ए है, तो यहाँ पे तो उसका कोई सप्लाई कर्व नहीं, ये जो है कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करा, यहाँ पे तो ये सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करा है। बट इफ़ ही इज़ अफ्रेड ऑफ एज रिएक्शन ही विल नॉट बी एबल टू डू सो। इफ़ वी सपोज दैट बी एक्सपेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ए टू परचेज ओ क्यू ए, इफ़ he does not purchase anything, but if he purchase q o b, the consumer a will not purchase anything. In the presence of such possibilities he will decide to purchase something, as in such situation the benefit occurred to a because of purchase will be more than his benefit. अब वो ये कह रहा है कि कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसने नहीं, कंज्यूमर ए ने, कंज्यूमर बी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंज्यूमर ए ने कुछ नहीं ख़रीदा, हालांकि वो यहाँ पे क्यू ए उससे पहले ख़रीद सकता है। इतनी क्वांटिटी कंज्यूमर बी कितना ख़रीद रहा था, इतना, लेकिन कंज्यूमर ए के पास भी तो चांस है वो उससे पहले इतना भी ख़रीद सकता है। तो वो ये कह रहा है कि अब वो बार्गेनिंग के ज़रिए इसको जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन वो बार्गेनिंग इस हिसाब से नहीं करेंगे कि मैं इतना ख़रीद लूँ तो दूसरा कितना ख़रीद रहा है, मैं इतना ख़रीद रहा हूँ तो दूसरा कितना, इसको पीछे उतना बच रहा है या नहीं। वो इस सेंस पे बार्गेनिंग करेंगे कि दूसरे बंदे को क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर वो ए की निस्बत बी को, अगर ए यहाँ तक क्यू ए क्वांटिटी ख़रीद रहा है लेकिन बी को यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हो जाए इतना ख़रीदने में, तो ए कभी भी नहीं ये ख़रीदेगा, वो सारी उसके लिए छोड़ देगा। बट इफ A's reaction will not be able to purchase, so in the same way A will not also be prepared to purchase OQA. In this situation the advantage will be less than the advantage अगर to B, eventually any of them will be more but difficult to। अब आगे ये सारा आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। मैं इसको थोड़ा सा और समअप कर देती हूँ कि ये हमारे पास दो कंज्यूमर्स हैं, पब्लिक गुड है, ये हमारे पास कंज्यूमर ए की डिमांड है और ये हमारे पास कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व है, और ये हमारे पास टोटली सप्लाई कर्व है जो चेंज नहीं हो रहा। सप्लाई उतनी रह रही है, प्राइस की वजह से वो इफेक्ट नहीं हो रही, लेकिन हम क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइस की वजह से सप्लाई जो है वो इफेक्ट हो जाती है, तो लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं हो रहा, प्राइस इफेक्ट नहीं हो रही। अच्छा, ये हमारे पास कंज्यूमर ए का डिमांड कर, कंज्यूमर बी का सप्लाई कर्व, यहाँ पे इनका समीशन कर लें तो ये दोनों का डिमांड कर्व, यहाँ पे हमारी सप्लाई डिटरमिन होगी दोनों के लिए
सॉरी इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो गया दोनों के लिए। लेकिन अब वो कह रहा है कि कंज्यूमर ए, अब वो ये कह रहा है कि कंज्यूमर बी जो है ना वो यहाँ तक उसकी जो है क्वांटिटी वो पहले से ही परचेज़ कर लेता है कि उसके बाद ये वाली क्वांटिटी है ना वो जो वो कंज्यूमर ए के लिए छोड़ देता है। लेकिन अगर कंज्यूमर, ये भी तो पॉसिबल है कंज्यूमर ए उससे पहले इतनी क्वांटिटी ख़रीद ले तो वो बी के लिए पीछे इतनी बचे। अब वो क्या करें कि वो बार्गिन करेंगे बैठ के कि मैं इतनी ख़रीद लेता हूँ, ये तुम्हारे लिए बच जाएगी, तो तुम वो उसको फिर कहाँ तक, वो तो उसके बाद देखिए कंज्यूमर ए का उसके बाद सप्लाई कर्व पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्यू ई क्वांटिटी ख़रीदेगा है। लेकिन अगर ऐसे वो कहे कि हम बैठ के बार्गिन कर लेते हैं, मैं इतना ख़रीद लेता हूँ, आप उसके बाद इतना ख़रीद लेना, लेकिन वो ऐसा कंज्यूमर है ऐसा क्यों करेगा? वो अपनी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हो सकता है उसने वो उसका पहले इतना ख़रीदने का माइंड हो। तो ये कह रहा है कि ये बैठ के बार्गिन करने से इसका एफिशिएंट सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन कोई इतना ख़ास एफिशिएंट सोल्यूशन तो खैर मुझे भी नहीं थ्योरम से पता लग रहा जो कि रियलिटी में एप्लीकेबल हो। तो आगे ये बाकी चीज़ें जो इसमें ये डिस्कस होंगी। इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व दैट इन द कैपिटलिस्ट, अब ये वो सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये जो है थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है। वैसे ये थ्योरम मुझे वैसे रियलिस्टिक एप्लीकेबल नहीं लग रहा, ये तो उन्होंने खुद से कुछ बताई हुई हैं, पॉइंट्स बताए हुए हैं कि ये चीज़ें होंगी या ये चीज़ें नहीं होंगी तो उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट हो गए, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आगे भी आप लोगों को ये हमारे पास 7 ऐसे हैं, 7 है नहीं 7 ही है सॉरी, वो आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।